नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिटेट जून 2026 के लिए साइकोलॉजी का पार्ट 10 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 10 का जो पहला क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत दिया। देखिए, विच थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय गिलफोर्ड। तो अगर गिलफोर्ड की बात करें तो उसके द्वारा प्रज्ञा संरचना सिद्धांत, स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट, ये दी गई थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। जब भी बात करें जेपी गिलफोर्ड की, तो जेपी गिलफोर्ड साहब के द्वारा बुद्धि का जो सिद्धांत दिया गया था वो कौन सा दिया गया था, तो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी इनके द्वारा दी गई थी। इनके द्वारा ही जो जेपी गिलफोर्ड साहब है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके द्वारा प्रतिपादन किया गया था किसका, तो बुद्धि के 3 डायमेंशनल थ्योरी का। तो 3 डायमेंशनल थ्योरी बोले तो बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत। तो बुद्धि के जो त्रिआयामी सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिए गए थे, तो बुद्धि के जो त्रिआयामी सिद्धांत है वो जेपी गिलफोर्ड के द्वारा 1967 के आसपास दिया गया था। साथियों, ये क्वेश्चन कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है। साथियों, इन्होंने बुद्धि के जो 3 डायमेंशनल बताए, बुद्धि के जो 3 आयाम बताए थे, वो सबसे बोला था संक्रिया। दूसरा पार्ट इन्होंने बोला था विषय वस्तु, और तीसरा बात इन्होंने बोली थी उत्पाद। तो बुद्धि के जो त्रिआयाम इन्होंने जो बोले थे, बुद्धि को जो 3 मुख्य आयामों में इन्होंने या 3 श्रेणियों में जो विभाजित किया था, उसमें संक्रिया था, विषय वस्तु था और आपका उत्पाद था। तो तीनों ही बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, जब भी हम बात करते हैं बुद्धि की, लेकिन उससे पहले अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एस्पिटेट जून 2026 के किसी भी स्ट्रीम की, तो आप हमसे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं बहुत ही कम रेंज में। आप किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं और लास्ट के समय में अपने एस्पिटेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, अभी भी आपके पास 15 दिन इस एग्ज़ाम के लिए बचे हैं, तो 7876145409 में कॉन्टैक्ट करके आप हमसे वो हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं, जिससे हज़ारों बच्चे अपने टेट परीक्षाओं को क्वालिफाई कर चुके हैं। चाहे आप एस्पिटेट नॉन मेडिकल से एस्पिटेट आर्ट्स, जेबीडी टेट के लिए मैथ और हिंदी के बेहतरीन नोट्स और अन्य साइकोलॉजी है, जीके है, आपके लिए बेहतरीन नोट्स हमारे पास बने हैं। नॉन मेडिकल की बात करें, एस्पिटेट आर्ट्स की बात करें, तो हर एक स्ट्रीम के लिए बेहतरीन नोट्स हमारे पास आपके लिए यहाँ पे आपको परचेज करके मिलने वाले हैं। तो बात करें कई बार, तो ये तो गिलफोर्ड ने दिया था आपका प्रज्ञा संरचना सिद्धांत, स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट। साथियों, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बुद्धि का जो यूनिफैक्टर थ्योरी है, बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है वो किसने दिया, तो बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है वो अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। फिर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धि का 2 फैक्टर थ्योरी, बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वो किसने दिया, तो बुद्धि का जो 2 कारक सिद्धांत है वो दिया था चार्ल्स स्पियर्समैन। तो चार्ल्स स्पियर्समैन ने बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत दिया, और इन्होंने जो बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत का जो दिया था वो 1904 के आसपास दिया था। इन्होंने पहला कारक बोला था सामान्य कारक, जिसको इन्होंने बोला जी फैक्टर। सामान्य कारक को बोला जी फैक्टर, और दूसरा बोला विशिष्ट कारक, विशिष्ट कारक को बोला स्पेसिफिक फैक्टर। तो 2 कारक इन्होंने बताए, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। दोनों के दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। तो सामान्य कारक को जी फैक्टर बोला। इन्होंने बोला कि जो कारक, बुद्धि का जो कारक जन्मजात और सार्वभौमिक होता है, जो कि हर व्यक्ति में जिसकी मात्रा अलग होती है, मतलब कि सभी मानसिक कार्यों के लिए जिसको आधार का काम करता है, उसको बोला जी फैक्टर। और विशिष्ट कारक बोला जो अर्जित होता है, जैसे कि आपका किसी विशेष क्षेत्र से, संगीत से, गणित से। तो विशिष्ट कारक तो जो हमने किससे, अपने टैलेंट से सीख रखा है। सामान्य कारक जो जन्मजात होता है, तो जन्मजात जो है वो बुद्धि का स्पियर्समैन के अनुसार कौन सा कारक होता है, तो सामान्य कारक, जी कारक जन्मजात होता है, और विशिष्ट कारक आपका जो कि किसी विशेष क्षेत्र से अर्जित किया हुआ होता है। तो ये दोनों बातें आपको साइकोलॉजी की याद रखना है। बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत, 3 फैक्टर थ्योरी की जब भी हम बात करते हैं, तो वो किसने दिया था, वो भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुकारक सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। बुद्धि का जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है वो दिया था लुईस थ्रस्टन ने। ठीक है, तो लुईस थ्रस्टन ने आपका बुद्धि का कौन सा दिया, समूह कारक सिद्धांत दिया था। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड, जिसको प्रज्ञा संरचना सिद्धांत भी कहा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इन्होंने 3 आयाम बताए थे, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। शुरुआत में मैं बोल चुका हूँ। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बुद्धि का थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत दिया वो किसने दिया, तो वो दिया था हॉवर्ड गार्डनर। तो हॉवर्ड गार्डनर ने क्या दिया, तो हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था आपका थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बात आपको याद रखना है। और
तरल और ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत है, फ्लूइड और क्रिस्टलाइज जो इंटेलिजेंस है, वो दिया था रेमंड बी कैटल। किसने दिया था? रेमंड बी कैटल साहब, ये बात आपको याद रखना है। तो रेमंड बी कैटल ने दिया था, और ये आपका तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत या सूचना प्रकर्मण सिद्धांत, जिसको ट्राइगेरिक्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं, तो वो दिया था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत दिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, और यहाँ पे मैं इंग्लिश के लिए भी थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि जल्दी से मैं हर एक चीज़ को कवर कर पाऊँ डिटेल से। अगर आप इसकी पीडीएफ मेरे से चाहते हो तो इसकी पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल रहने वाली है। आप उस पीडीएफ को भी मेरे से परचेज, मतलब कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी बिल्कुल मैं नीचे डाल दूंगा लिंक। अगला क्वेश्चन है कि परिवार किस प्रकार का समूह है? जब भी बात करें परिवार की, तो परिवार एक प्राथमिक समूह है। परिवार एक जो है प्राइमरी टाइप है ग्रुप ऑफ फैमिली का। देखिए अब क्यों, अब आप बोलेंगे कि क्यों भाई सर आप बोल रहे हैं कि प्राइमरी है, तो क्यों हो सकता है? क्योंकि परिवार में देखो, एक तो हम आमने सामने के संबंध हमारे बहुत अच्छे होते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ हमारी सीधी बातचीत होती है, हमारे आमने सामने के जो संबंध है, फेस टू फेस हमारे इंटरेक्शन सीधी होते हैं। सुबह उठ के ही हमारा परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनके साथ भावात्मक जुड़ा होता है। हमारा भाई बहन, मतलब कि कभी भी हमारा फैमिली के जो हमारे लोग होते हैं ना, हमारी जो फैमिली के, हमारी बहन, सगी बहन, हमारा भाई, उनके साथ कभी भी हमारा मतलब कि स्वार्थ नहीं होता, बल्कि एक प्रेम होता है, स्नेह होता है, उनके प्रति सहानुभूति होती है। और परिवार में क्या होता है, एक छोटा आकार होता है, क्योंकि प्राथमिक समूह का आकार आमतौर पर छोटा ही होता है, जिसे सभी सदस्य, मतलब एक दूसरे को, हम परिवार में अपनी बहन को जानते हैं कि उसका गुस्सा कब कैसे आने वाला है। तो परिवार जो है वो क्या है, एक प्राइमरी जो है वो क्या है, ग्रुप ऑफ टाइप है फैमिली का। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला छात्र संबंधी कारक कौन से हैं? देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले जो छात्र संबंधी कारक है वो कौन से हैं? देखिए, छात्र का स्वास्थ्य। देखिए, क्या छात्र का स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। अगर कोई छात्र बीमार है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो क्या वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा, उसको सीखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भी कारक जो ऐसा कारक है जो कि स्टूडेंट की हेल्थ प्रभावित कर सकती है। छात्र की बुद्धि, देखिए छात्र की जो बुद्धि है क्या वो भी प्रभावित कर सकती है? तो जी हाँ, ये भी कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती भाई? क्योंकि आधे बच्चों की बुद्धि जो है वो क्या होती है, आधे बच्चों का आईक्यू लेवल कम होता है, आधों का ज़्यादा होता है। तो जिसका ज़्यादा होगा वो कठिन चीज़ को आसानी से सीख लेगा, जिसका आईक्यू कम होगा वो टफ चीज़ को आसानी से नहीं सीख पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ये भी बिल्कुल सही है। छात्र की पारिवारिक दशा, क्या छात्र की जो पारिवारिक दशा है क्या वो अधिगम को सीखने को, लर्निंग को इफेक्ट कर सकती है? डेफिनेटली कर सकती है। आप बोलो कैसे? परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वही तय करती है कि छात्र को जो छात्र है वो पढ़ाई के लिए उसके पास संसाधन अगर जब होंगे, शांत माहौल होगा, ट्यूशन आदि मिलेगी, तो मतलब कि अगर अच्छा माहौल होगा तो सब कुछ कर पाएगा। लेकिन अगर छात्र की पारिवारिक दशा सही नहीं होगी तो पढ़ाई कैसे कर पाएगा? वो तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो छात्र की पारिवारिक दशा भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही कारक जब मैं बात करता हूँ अधिगम को प्रभावित कर सकते हैं। चाहे छात्र की स्वास्थ्य की बात करें, उसकी जो शारीरिक स्वास्थ्य, उसका मानसिक स्वास्थ्य है, अगर वो ठीक नहीं होगा तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। छात्र की बुद्धि, क्योंकि हर छात्र की बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है, उसकी सीखने की जो गति अलग अलग होती है, तो ये भी प्रभावित कर सकती है। छात्र की पारिवारिक दशा, उसका घर का माहौल कैसा है, घर का माहौल ठीक नहीं होगा तो कैसे सीख पाएगा? तो तीनों ही चीज़ें जो है वो क्या कर सकती, इफ़ेक्ट कर सकती है लर्निंग को। ऑप्शन नंबर डी के साथ हमको जाना होगा। और अक्सर ऐसे क्वेश्चन साइकोलॉजी में पूछे जाते हैं। ये मैं अपने ओर से इनको बेसिक क्वेश्चन मानता हूँ, और बेसिक क्वेश्चन को सीखना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नैदानिक परख की आवश्यकता क्यों होती है? वाई नीड रेमेडियल टीचिंग? देखिए, नैदानिक परख की जो आवश्यकता होती है क्या छात्रों की रुचि को जानने के लिए होगी? नहीं भाई, ये क्यों होगी? अब नैदानिक परख क्या होता है पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। नैदानिक परीक्षण होता है जहाँ पे जो बच्चा है, इसको निदानात्मक परीक्षण भी कहते हैं, जिसका मतलब कि इसमें क्या होता है कि सीधा संबंध में छात्रों को पढ़ाई में क्या दिक्कत आ रही है उसी को हम जानेंगे, उसी को रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं। जैसे कि डॉक्टर एक बीमारी का इलाज करने से उससे पहले उसका कारण जानेगा कि कारण क्या है जिसके कारण ये बीमारी हो रही है। उसी प्रकार एक शिक्षक भी अपने छात्र का पता लगाएगा कि उस बच्चे को सीखने में या किसी टॉपिक को समझने में कहाँ परेशानी हो रही है, उसी को रेमेडियल टीचिंग
बोलते हैं। क्या छात्रों को रुचि जानने के लिए? जी हाँ, रुचि जानने के लिए तो नहीं होगा। दिक्कत को जानने के लिए, छात्रों का अभ्यास कार्य बढ़ाने में, अभ्यास कार्य भी नहीं। छात्रों की परेशानी को जानने में, क्या छात्रों की परीक्षा को करवाने के लिए? ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। जी हाँ, अगला है छात्रों की कमजोरी को दूर करने के लिए। ये बिल्कुल सही है। देखिए जो छात्र हैं, छात्रों की जो कमजोरी है उस कमजोरी को दूर करने के लिए रेमेडियल टीचिंग की आवश्यकता होती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो बिल्कुल अच्छे से आपको ये समझ आ गया होगा कि नैदानिक परीक्षण आपका जो नैदानिक परख है या फिर आपका रेमेडियल टीचिंग जो है वो क्या होती है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए जो पुनर्वलन है, आपका जो थ्योरी है रिइंफोर्समेंट की, वो किसके द्वारा दी गई थी? तो साथियों जब भी हम बात करें आपका ये जो थ्योरी है वो किसने दी है, तो ये दी थी बी एफ स्किनर के द्वारा। देखिए बी एफ स्किनर का जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत को जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो स्किनर के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था, पुनर्वलन का सिद्धांत। देखिए पुनर्वलन का जो सिद्धांत है इसको रिडक्शन थ्योरी ऑफ जो ये, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये जो है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का यहाँ पे जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है उसके संदर्भ में यहाँ पे बात की जा रही है, ये पुनर्वलन के। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों जब भी हम बात करें बी एफ स्किनर की, तो बी एफ स्किनर के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था आपका कौन सा सिद्धांत? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इन्होंने जो आपका बी एफ स्किनर है, इन्होंने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग करने के लिए एक बॉक्स बनाया था, स्किनर बॉक्स। तो स्किनर बॉक्स में इन्होंने क्या रखा? चूहे रखे और कबूतर रखे, जहां पर इन्होंने जो आपका रिइंफोर्समेंट है उस पर जो है वो काम किया था। तो स्किनर इस थ्योरी में क्या बोलते थे? स्किनर बोलते थे कि अगर कोई भी कार्य, अगर कोई भी व्यवहार, अगर किसी व्यवहार के बाद कोई भी हमको पॉजिटिव आंसर मिल रहा है, मतलब कि पुरस्कार या शाबाशी मिल रही है कि आपने भाई बहुत अच्छा काम किया है। आप मान लो किसी बच्चे का आपने टेस्ट लिया था स्कूल में और टेस्ट में उसके अच्छे नंबर आए, आपने उसको शाबाशी दी, तो उसी मतलब काम को फिर इंसान क्या है, बहुत अच्छे से करेगा। वो टेस्ट में अगले बार सोचेगा मैंने बहुत अच्छे नंबर लेने हैं। तो उसी को रिइंफोर्समेंट बोलते हैं। रिइंफोर्समेंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक पुनर्वलन होता है, एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट होता है, एक नकारात्मक होता है। जैसे कि पुरस्कार, प्रशंसा, आपको अच्छे मार्क्स मिल गए, ये कैसा है? ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है, आप अच्छी शाबाशी दे रहे हो। अब नकारात्मक क्या हो सकता है? मान लो कि आपने किसी को धूप से बचने के लिए क्या है, उसको चश्मा लगवा दिया, ठीक है। तो मतलब कि आप उसको दर्द को हटाकर, उसकी दर्द को हटाकर, मतलब उसके व्यवहार को बढ़ावा दे रहे हो, वो नकारात्मक रिइंफोर्समेंट है। दोनों ही रिइंफोर्समेंट, लेकिन पॉजिटिव वो है कि आप उसको शाबाशी दे रहे हो ताकि वो काम और ज़्यादा करे, ठीक है। इवान पावलोव नाम यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, ये कौन है? तो ये वही है जिनके द्वारा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो शास्त्रीय अनुबंधन जो थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है, क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है, वो किसने दी थी? तो वो दी थी इवान पावलोव ने। उसी प्रकार आपका इवान पावलोव की मैं बात करूँ तो इनके द्वारा कुत्ते पर एक प्रयोग किया गया, और इनके द्वारा जो यूसीएस, आपको पता होना चाहिए यूसीएस की इन्होंने बात करी, ठीक है। इनकी जो है वो उद्दीपक की इनके द्वारा बात की, और इनको ना 1904 में क्या मिला भाई? पावलोव साहब को 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। कोहलर साहब की बात करें, भाई कोहलर कौन है? तो कोहलर वही जिनके द्वारा इनसाइट लर्निंग थ्योरी, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, तो अंतर्दृष्टि या सूझ का जो सिद्धांत है वो कोहलर साहब के द्वारा दिया गया था। आलपोर्ट साहब ने क्या दिया? तो आलपोर्ट साहब की बात करें तो इनके द्वारा व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत, ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो गॉर्डन आलपोर्ट इनका पूरा नाम है, और गॉर्डन आलपोर्ट साहब के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी वो दिया गया था व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत, ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। और इसमें इन्होंने 3 भागों में अपने जो शील गुण हैं, अपने ट्रेट्स को, उसकी जो पहचान की, और याद रखना है उन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा। आपका कार्डिनल ट्रेट्स, प्रधान शील गुण, केंद्रीय शील गुण, और आपका गौण शील गुण। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, आपको आलपोर्ट की भी, कोहलर की भी, और पावलोव की भी, और स्किनर की पुनर्वलन का सिद्धांत आपको याद रखना है, जिसको इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी नाम दिया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी इज द प्रेजेंट टाइम ऑफ, तो वर्तमान समय में जो मनोविज्ञान है वो क्या है? तो वर्तमान समय में मनोविज्ञान जो है वो आपका व्यवहार का विज्ञान है, स्टडी ऑफ
साइंस ऑफ बिहेवियर है। लेकिन सबसे पहले 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान किसका विज्ञान था? तो मनोविज्ञान सबसे पहले आत्मा का विज्ञान था। मनोविज्ञान सबसे पहले आत्मा का विज्ञान था, और आत्मा का जो विज्ञान है वो मनोविज्ञान को किसके द्वारा कहा गया था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो प्लेटो और अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे जैसे मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा इसको जो मनोविज्ञान है उसको, साइकोलॉजी है उसको आत्मा का विज्ञान कहा गया था। मनोविज्ञान जो शब्द है वो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। तो 2 ग्रीक शब्द कौन कौन से भैया आपको पता होना चाहिए। साइके का जो मतलब होता है वो क्या होता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। साइके का मतलब होता है आत्मा, साइके का मतलब आत्मा होता है। और आपका दूसरा है लोगोस का मतलब होता है अध्ययन या विज्ञान। तो याद रखना है, आत्मा का विज्ञान को बोलते हैं मनोविज्ञान। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है साथियों। दूसरा आपको इसको बोला मन या मस्तिष्क का विज्ञान। देखिए, मन या मस्तिष्क का विज्ञान जो इसको बोला था वो 17वीं शताब्दी में बोला। और किसने बोला भाई, आपको पता ना, तो ये पोम्पोलोजी साहब ने बोला, जो कि इटली का एक दार्शनिक था। साथियों, इसने इसको बोला कि जो है ये क्या है, मन का या मस्तिष्क का विज्ञान है। तीसरा चरण इसको चेतना का विज्ञान किसने बोला, तो चेतना का विज्ञान इसको विलियम वुंट साहब के द्वारा 19वीं शताब्दी में कहा गया था, जिसमें विलियम जेम्स, विलियम वुंट, ये सब लोगों ने इसको क्या कहा, कॉन्शियस माइंड वाला विज्ञान कहा, चेतना का विज्ञान कहा। ये वही विलियम वुंट है जिनके द्वारा 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग में जो है वो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला, साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब खोली गई थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। इसीलिए जो विलियम वुंट है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि जो विलियम वुंट है मेरे दोस्त, इन्हीं को क्या कहते हैं, तो विलियम वुंट साहब को क्या कहते हैं, तो विलियम वुंट को आपका प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक भी, ठीक है। तो प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक भी आपके किसको बोला जाता है, तो ये भी आपका विलियम वुंट को बोला जाता है। तमाम सभी साथियों को ये सारी बातें पता होनी चाहिए। अच्छा, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने माना, तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान जो माना है वो वर्तमान समय में, जो 20वीं शताब्दी से अब तक वर्तमान तक, इसको स्टडी ऑफ साइंस ऑफ बिहेवियर माना जाता है। साथियों, इसको व्यवहार का जो विज्ञान है वो आपका जेबी वॉटसन के द्वारा कहा गया है। देखिए, जेबी वॉटसन है, उनके साथ इसको स्किनर है, पेवलव है, वुडवर्थ है, इन्होंने भी समर्थन किया है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, क्योंकि किसी भी इंसान के, जानवर के व्यवहार को बाहर से देखा जा सकता है, उसका निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, उसे मापा भी जा सकता है। तो सबसे पहले क्या था, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान था। आत्मा के विज्ञान के बाद मन या मस्तिष्क का विज्ञान बना, फिर चेतना का विज्ञान बना, फिर आपका व्यवहार का वर्तमान में कैसा विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साइकोलॉजी कोई आसान बात नहीं है, इसको पढ़ना अपने आप में टास्क है। इसको आप पढ़ते रहिए, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते रहिए, बेहतरीन तरीके से आपकी क्लासेस होने वाली है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि अल्पकालीन स्मृति को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी इज आल्सो नॉन एज। देखिए, जो अल्पकालीन स्मृति होती है उसको आपका सक्रिय स्मृति भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, इसको एक्टिव वर्किंग मेमोरी या इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, जो अल्पकालीन स्मृति होती है इसमें हम चीज़ों को 20 से 30 सेकंड तक हमारे माइंड में इसमें चीज़ें जमा रहती है। दूसरी है साथियों आपकी संवेदिक स्मृति। संवेदिक स्मृति होती है आपकी सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको 1 या 2 सेकंड तक चीज़ों को याद रख सकती है। तो ये यहाँ पे सही नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्टिव जो अल्पकालीन स्मृति, अल्पकालीन होता है कुछ समय के लिए, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अच्छा, निष्क्रिय स्मृति कौन सी होती है? निष्क्रिय होती है आपकी जहाँ पे आमतौर पर व्यक्ति जो है वो दीर्घकालीन जो स्मृति तक याद रखना है, मतलब कि काफ़ी लंबे समय तक वो चीज़ें उसके माइंड में जो है वो जमा रहती है। तो अल्पकालीन स्मृति को सक्रिय स्मृति के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि ये हमारे कॉन्शियस माइंड में वर्तमान समय में सक्रिय रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन साइकोलॉजी से ही और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक पर्सनैलिटी ए साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन किसने लिखी। देखिए, जो फेमस बुक है वो प्रसिद्ध पर्सनैलिटी ए साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, तो ये बुक लिखी थी, किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी आपके आलपोर्ट साहब ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, इनका पूरा नाम गॉर्डन विलार्ड आलपोर्ट है और इनके द्वारा जो इस ऐतिहासिक बुक का प्रकाशन है वो 1937 के आसपास किया गया था। इस पुस्तक को आधुनिक
व्यक्तित्व मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर भी माना जाता है। साथियों, इसमें आलपोर्ट ने सबसे पहले व्यक्तित्व को परिभाषित करने के लिए विशेष दृष्टिकोण के लिए अपनी ट्रेड थ्योरी की प्रमुखता को पेश किया। तो अपनी ट्रेड थ्योरी की जो आपकी इसकी प्रमुखता है, उसको कहाँ पे पेश किया? तो इसी में किया। 21 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और जब भी बात करें गॉर्डन ऑलपोर्ट की, तो इनके बारे में मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। इनके द्वारा ये व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक तो है ही है, ठीक है, लेकिन ये जो व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। गॉर्डन ऑलपोर्ट एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। इनके द्वारा आपका कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट और सेकेंडरी ट्रेट, ये तीनों ही स्टेजेस इनके द्वारा बताई गई थी। उसी प्रकार सिगमंड फ्रॉयड एक ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक है। इनके द्वारा कल ही मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, फादर ऑफ साइकोएनालिसिस, ठीक है। उसी प्रकार एन.सी. दत्ता, भाई ये एस.एन. दत्ता कौन है? तो डॉक्टर एस.एन. दत्ता की बात करें तो ये भारत में मनोविज्ञान के विकास में कई, जैसे कि एन सेन गुप्ता है, डॉक्टर बॉस है, योगदान रहा है, तो इनका भी थोड़ा बहुत योगदान रहा है। उसी प्रकार आपका जोसेफ जुबिन, तो जोसेफ जुबिन एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने नैदानिक मनोविज्ञान जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है उसमें बहुत बड़ा योगदान अपना दिया था। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज, राधे राधे।